बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, मुशक्क़त की वजह से नेकी करना ना छोड़ें, क्योंकि मुशक्क़त तो ख़त्म हो जाती है लेकिन नेकी रह जाती है। जबकि लज्जत की वजह से गुनाह ना करें, क्योंकि लज्जत तो ख़त्म हो जाती है लेकिन गुनाह रह जाता है। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान दहशतगर्दों के मुलव्विस होने की तस्दीक। कलदम टीटीपी जैसे दहशतगर्द नेटवर्क को अफगान दहशतगर्दों की पुष्टपनाही हासिल, जबकि चमन बॉर्डर पर अफगान फौजी की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग। प्रोग्राम में आज मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के ऐलान के हवाले से जो सियासी सरगर्मी है उस पर भी डिस्कशन की जाएगी, जबकि आगे चलकर प्रोग्राम में वर्ल्ड कप के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जावेद फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अली मुस्लिम साही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साही साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, बाबे पाकिस्तान हम यहाँ बात करते हैं। बाबे जो पाक अफगान बॉर्डर है वहाँ पर कल अफगानी फ़ौज की जानिब से जो है बाबे दोस्ती पर जो है वो फायरिंग की गई। 2 पाकिस्तानी शहीद हो गए। पाकिस्तान ने तो एक सही डिसीजन लिया कि जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर जो है लोग रह रहे हैं उनको बेदखल होने के हवाले से डेडलाइन दी गई है। फिर इतना ज़्यादा क्यों अफगानिस्तान जो है वो घबरा गए हैं और इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, आप जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान को दहशतगर्दी की एक शदीद लहर का जो है वो सामना है, और ये जो दहशतगर्दी है इसके तमाम जो ताने बाने हैं वो हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। और टीटीपी के जो हमले पाकिस्तान में हो रहे हैं केपी के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर या मुल्क के दीगर हिस्सों के अंदर, वो भी जो है उनकी सारी मनसूबाबंदी प्लानिंग जो है वो वहाँ से अफगानिस्तान के अंदर से हो रही है। और इस हवाले से भी अब तस्दीक हो चुकी है कि पिछले कुछ अरसे में जनवरी से लेकर अब तक जो 24 जो खुदकश हमलावर थे उनमें से आधे के करीब 14 के करीब जो थे वो अफगान बशिंदे थे। अब ये बड़े अहम पॉइंट है जो खालिद साहब आप बात बिल्कुल कर रहे हैं कि ये इस तरह की बातें जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, जब वाक़यात की उसका बैकग्राउंड देखा जाता है तो मालूम होता है कि कहाँ से ये नेटवर्क ऑपरेट हो रहा है। पाकिस्तान तो किसी सूरत में भी इजाज़त नहीं देगा कि यहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात या पाकिस्तानियों को कोई नुकसान पहुँचाने के लिए आए। तो अगर फैसला ये किया गया कि 1 नवंबर तक की डेडलाइन दे दी गई तो एकदम जो है वो पाक अफगान बॉर्डर पर फायरिंग कर दी जाती है, पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया जाता है। और वहाँ पर ये देखें कि किस तरीके से पाकिस्तानियों ने जो है वो सब्र का जो है वो फोर्सेस ने जो है वो मुजाहरा किया। अच्छा, देखिए कि यही वजह है कि देखिए जब जो दोहा मुआहदा था, एग्रीमेंट था, उसमें अफगानिस्तान की तरफ से, तालिबान की तरफ से ये आलमी बरादरी को ये यकीन दहानी करवाई गई थी, उनसे वादा किया गया था, पाकिस्तान से वादा किया गया था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो सरजमीन है अब वो किसी भी जगह बैरून ममालिक जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन इस पर अमलन जो है वो उस तरह अमल दरामद जो है वो नहीं किया गया। और चूंकि पाकिस्तान जो है इस दहशतगर्दी की सबसे बड़ी कीमत जो है इस पूरे 80,000 से ज्यादा जाने चली गई, हम लोगों ने कितना नुकसान उठा लिया। पाकिस्तान ने कहा है कि जो जिम्मेदारान है इस नाखुशगवार वाक़ये के उसको पाकिस्तान के हवाले किया जाए अफगानिस्तान से, तो दुरुस्त मुतालबा है। देखें, ये कभी ना कभी तो फैसला होना था, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम ये समझती है कि शायद ये बहुत कम तख़ीर से इस फैसले तक पहुँच रहे हैं। हमें चीज़ों का तो बहुत पहले से अंदाज़ा है, हमारे एक आम शहरी तक इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये सारा जो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी है, दहशतगर्दी है, इसकी जड़ें कहाँ से मिलती हैं। और पिछले इंटेलिजेंस रिपोर्ट फारूकी साहब आती हैं बाकायदा, ज़ाहिरी बात है जब यहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, जब रिपोर्ट्स देखी जाती हैं, इस तरह भी खालिद साहब भी बात कर रहे थे, तो सबूत मिले तो उसके बाद ये इकदाम किए गए। बिल्कुल सही है। और देखें, पिछले मेरा ख्याल है कि 2-3 दहाइयों से पाकिस्तान ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के हवाले से कभी भी सुख का सांस नहीं हमें आया। हमारा ये ख्याल था, ख्वाहिश ये थी, मतलब ठंडी हवा नहीं आई कभी? ठंडी हवा कभी नहीं। हमारा ये ख्याल था हमारे यहाँ पाकिस्तान में अमूमी तौर पर कि तालिबान की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान के लिए एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा,
हमें अपना मगरबी बॉर्डर जो है वहाँ से कोई सुख का सांस आएगा, कोई सूरत हाल बेहतर होगी। लेकिन देखने में ये आया कि उसके बाद ये इसके अंदर बजाय इसके ये ठीक होता, इसमें तेज़ी आई है और दहशतगर्दी के वाक़या जो हैं बढ़ गए हैं। देखिए उमर, दूसरी आलमी जंग के बाद दुनिया में अब ये एक नई दुनिया है और उसके बाद ये हुआ कि तमाम दुनिया के अंदर मुल्कों की हदबंदी हो गई, उनके बॉर्डर जो है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो डिटरमिन हो गए। अब उन बॉर्डर्स के बियॉन्ड जो है वो कार्रवाई करना या कोई काम करना जो है वो अब वो रिवाज नहीं है, ना ही आलमी कवानीन इसकी इजाज़त देते हैं। यही वजह है कि आप देखते हैं कि उसके बाद कभी भी किसी मुल्क को किसी दूसरे के ऊपर हमला करके, बड़ी से बड़ी ताकत भी जो है वो बड़ा हमला करके उसको उसके ऊपर कब्जा करने का, तस्खीर करने का अब तस्वर नहीं है। सही। हमने ये ज़रूर देखा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन किया या दूसरे ऑपरेशन करके वो वहां पर उन्होंने उसे अमेरिका का हिस्सा नहीं बना लिया, नहीं वापस चले गए ना जी। ये भी काबिल मजम्मत बात है, हम इस बात को ये नहीं कह, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो आलमी सतह पर जो कवानीन मौजूद हैं उसमें ये जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो डिटरमिन हो चुकी हैं, आपको उनके अंदर रहना है। लेकिन इधर वो मामला क्या है, इधर ये है कि हमारी जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, ड्यूरल लाइन जो है, उसको ये हुकूमतें जो है अफगानिस्तान की वो कहती हैं मानते नहीं हैं, वो कहते हैं कि हम इसे तस्लीम नहीं करते। और इसी चीज़ को एक तनाज़े रखकर ये अफगान बॉर्डर जो है यहाँ पर हमारे लिए मसाइल क्रिएट किए जाते हैं। लगाने लगे थे इस बॉर्डर पे तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, किस तरह की स्टेटमेंट्स आती थी वहां से। तो अगर पाकिस्तान कह रहा है कि हमने जब अफगान मुश्किल वक्त आया था, उनको एक बड़ी तादाद में अफगानियों को जो है वो पाकिस्तान ने पनाह दी, अब 1 नवंबर तक की जो गैर कानूनी तरीके से, बड़ा वाज़ेह है इसमें रह रहे हैं, वो वापस चले जाए तो फिर कशीदगी की फिजा क्रिएट कर दी जाती है। देखें ये बात जो है ये निस्फ सदी पे फैला हुआ है ये मामला, ठीक है। 70s के अंदर जब सोवियत यूनियन आया अफगानिस्तान में तो उस वक्त से हम अपने अफगान भाइयों के लिए उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं जी। लाखों की तादाद में उस वक्त अफगान मुहाजिरीन आए और यहाँ पर आबाद किए गए और ये सिलसिला आज तक जारी है। सही। अब तालिबान हुकूमत आई है, सेटल्ड है यहाँ पे। हाँ, अब तालिबान हुकूमत आई है तो उसके बाद फिर नया एक रैला अफगान मुहाजिरीन का। और हमारे पाकिस्तानी जो हैं इन्होंने तो बिल्कुल बड़े खुलूस के साथ उनकी मेज़बानी की और यहाँ पर आपके साथ जो है वो शहर शेयर किए, आबादियाँ शेयर की, अपने घर शेयर किए। लेकिन उसके नतीजे में अगर आपको ये चीज़ मिले कि आप जो है पाकिस्तान की सालमियत के साथ खेलें, आप पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ खेलें, आप पाकिस्तान की, यहाँ हम देखते हैं वीडियोस देखते हैं जनाब अफगानिस्तान का जो रुपया जो है वो बहुत तरक्की कर गया है, पाकिस्तान से मजबूत है। और भाई कहाँ से मजबूत हो गया, होता क्या है वहाँ पर, यहाँ से अब और हमने तो मेहमान नवाजी की ना, हमने तो ख्याल ही किया कि हम मुसलमान भाई हैं। बिल्कुल, पहली बार अगर हाथ डाला गया है और ये डॉलर की स्मगलिंग जो है ये बंद हुई है, दूसरी एशिया की स्मगलिंग बंद हुई है, तो उसके बाद आज अगर डॉलर 330 से 285 पे आए तो कहीं पर स्मगलिंग रुकी और ये और नीचे आएगा इंशाल्लाह ताला। जो हुकूमत के इकदाम हैं ये और नीचे आएगा जी। और ये देखिए ये हमारा राइट है कि हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, ये पाकिस्तान का बुनियादी हक है। और ये स्मगलिंग जिस तरह से हो रही थी और अब सब कुछ सामने आ गया है कि किस तरफ हो रही थी, ये कहाँ जा रहा था सारा। साहब एक और बोझ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का उठाया हुआ है कि जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है उसकी जो मालियत है वो इस वक्त 6 अरब डॉलर से बढ़ चुकी है। और वो जो सामान अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत जो बाहर से बैरून ममालिक से मंगवाया जाता है वो अफगानिस्तान नहीं जाता, वो फिर वो यहाँ पर ही मार्केटों के अंदर जो है उसकी खरीदो फरोख्त हो जाती है। बिल्कुल। और अली मुस्लिम साहिब साहब, अगर हम बात करें, पाकिस्तान हमेशा से अमन का ख्वाहिशमंद रहा है। पाकिस्तान का किरदार आलमी तनाजुर में भी देखा जाए तो हमेशा से जो है वो हमेशा अमन पसंद मुल्क रहा है। लेकिन आप बीट भी करते हैं, पुलिस को कवर भी करते हैं, दहशत गर्दों के जब नेटवर्क्स पकड़े जाते हैं, उनकी कॉल ट्रेस होती हैं, तो मालूम होता है कि ये तो किस मुल्क से। बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें अफ़गानिस्तान से ताने बाने मिल रहे होते हैं। जिस तरह फ़ारूकी साहब बात कर रहे थे, खालिद क्यूम साहब कह रहे थे कि हमने तो इनको बिल्कुल अपने सगे भाइयों की तरह रखा है, कभी नहीं देखा। आप देखें जब भी कोई महाजरीन आते हैं उनको कैंप लगा कर रखा जाता है, लेकिन इब्तदाई तौर पर हुआ होगा ऐसा, लेकिन उसके बाद ये हमारी आबादियों में सेटल्ड हैं, ये हमारी मार्केटों में इनकी शॉप्स हैं, इनके बिजनेस है। और मैंने अपने जो छोटा सा मेरा शहर है उसमें मैंने देखा है कि इनकी मार्केट्स हैं, इनके बड़े बड़े बिजनेस हैं। और मैंने खुद जो बच्चे वहाँ पे हैं बिल्कुल हैं, और ये मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते थे जब शुरू में आए तो इनके वालिद के पास साइकिल था,
और मेरे गांव में तकरीबन को 200-400 घर हैं इनके, तो वहाँ पे बिल्कुल और वहाँ वेलकम किया जाता है, वेलकम बड़ा किया, इनको बाकायदा घरों में रखा गया, जी। वो कैंप ये नहीं मोहब्बत लगा कर की दिया, सार- तो ये फारूकी उनके साहब- कपड़े दिए गए, खाना दिया गया, ये सारा कुछ ये पड़े हमारे साथ। अब बाकायदा तौर पे वहाँ मेहमान पे नवाजी की बहुत और बड़ी ये आज एम्पायर्स भी खड़ी- है, और आज भी है। और इससे इनकार नहीं है, हाँ, इससे ये इनकार ऐसा ही होगा भी होना नहीं। चाहिए। और और हमारे बहुत दिल में बड़ी- आज भी उसी तरह अब से आप कदर इनकी है, बहुत मोहब्बत बड़ी है। एम्पायर्स खड़ी की हैं। आप लाहौर में भी देख लें तो बहुत जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पे इनके बड़े बड़े प्लाजे हैं, वहाँ पे बड़ा इनका काम है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो लोग आपको वेलकम कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या लेके आ रहे हैं? आप उनके लिए टेरर फैला रहे हैं, आप इस बात की सिंबल बनते जा रहे हैं कि आपसे लोग खौफजदा होते हैं। हालांकि आप हमारे पास महाजर के तौर पे आए थे, मामूली सी आपकी तादाद है 40 लाख 42 लाख, लेकिन आप यहाँ पे लोगों को इस तरह डराते हैं कि आपने जहाँ पे भी बम धमाके हो रहे हैं उसमें, इस साल की बात की जाए तो मेरा ख्याल है 23 बम धमाके रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 14 में अफगान बशिंदे मुलव्वस थे। 14 में और इसमें जब पकड़े गए या मारे गए, किसी में 5 की शनाख्त हुई अफ़गानी, और किसी में 3 की जो शनाख्त हुई वो अफ़गानी। मैं आपको एक लाहौर की एक सादा सी बात बता देता जी, जी। हूँ, पुलिस को मैं कवर करता हूँ। पिछले हफ्ते में बैठा हुआ था तो एक जगह पर बात हो रही थी, CIA के पुलिस अफसर बता रहे थे कि भाई एयर यहाँ पे आते थे, लाहौर में वारदातें करते थे, बड़ी बड़ी वारदातें करते थे। अफगानी हाँ जी, अफ़गानी, और यहीं से भाई एयर वापस चले जाते थे। उन्होंने कहा जब हमने इनको किस मुल्क से आते थे? अफगानिस्तान से, उन्होंने कहा हमने ट्रेस करना शुरू किया, चेक करना शुरू किया कि इस चीज़ का कोई बंदे समझ ही नहीं आ रहे थे, 3-4 बड़ी वारदातें करके। तो उन्होंने कहा जब हमने इनको माइन्यूटली देखा तो ये वहाँ से फ्लाई करते थे, और इनका तरीकाकार ये था कि बाकायदा तौर पे यहाँ पे इनका नेटवर्क था, रैकी करते थे लोग और उनको बुलाते थे, वो आके यहाँ पे वारदात करके चले जाते थे। तो आप बजाय इस बात के कि हमने आपका इतना बड़ा बोझ उठाया हुआ है, इतने बड़े, जब आपका जी चाहता है आप यहाँ पे आते हैं फ्रीली, आप यहाँ पे मूवमेंट बिल्कुल, आपकी, फारूक साहब भी ठीक कहते हैं, हम वेलकम करते तो हैं, हम वो वेलकम issue नहीं करते है, हैं। हम तो आपको अपने नहीं, ये दुनिया में ऐसा होता है साई साहब कि मतलब ये है कि आपको बरतानिया में आप चले जाएं, मुख्तलिफ कौमियतों के लोग मिलते हैं, लेकिन अगर वो वहाँ दूसरे मुल्कों से लोग लाकर बसाए गए हैं या जाकर बसे हैं तो वो उस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक तो है। यहाँ ठीक पे है। तो आप हमें बिल्कुल नीचे लेके जा रहे हैं, और जहाँ पे भी दहशतगर्दी हो रही है उसमें इन लोगों का हाथ है। ये सही साहब सिर्फ जो इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है सिर्फ इसमें मुलव्वस नहीं। अगर आप 9 मई के वाकयात देखें तो 9 मई के वाकयात में भी मियाँ वाली के अंदर जो थे वो अफगान बाशिंदे भी गिरफ्तार हुए थे, और बहुत सारी जगहों से अफगान बाशिंदे गिरफ्तार हुए हैं, और बहुत ज़्यादा वो आपको वहाँ पे जो उनमें एक अजीब सा जो सबूत भी जज्बा मिले, है, उनकी तस्दीक भी हाँ, हुई है। सारा कुछ मिला है यहाँ पे। लेकिन मसला फिर वही है कि हम हर जगह बुर्दबारी से काम लेते हैं, हम सब्र से अपनी लेते हैं, चीज़ों- तहम्मुल सब्र से, काम अमन का लेते हैं। अभी भी मेरी कल IG पंजाब से बात हो रही थी, और परसों DIG ऑपरेशंस पंजाब जो इस चीज़ को देख रहे हैं, तो उनको मैंने पूछा कि ये किस तरह ये इनखला होगा, तो उन्होंने कहा कि 3 किस्म के लोग हैं, इसके लिए कमेटियाँ तश्कील गैर की मुल्की हैं। मुकीम, ये जो गैर मुल्की खसूसन अफगानी जो हैं, जी। एक तो वो जो UN के शिफ्ट हुए हैं, ठीक। एक वो जिन्होंने, अब यहाँ पे अदारे भी तो ऐसे हैं ना, मिलजुल के पैसे दे के अपने जाली ID कार्ड बनवा शनाख्ती लिए, और कुछ वो हैं जिनके पास कोई चीज़ नहीं है। सही। तो कह रहे थे इन तमाम कैटेगराइज को, जो कैटेगरीज हैं उनको हम बिल्कुल यानी अलग-अलग कैटेगरीज, करके, सही साहब आपका मतलब ये कि कैटेगरीज बना ली गई हैं? नहीं उस पर काम कर रहे हैं, कह रहे ये हैं मौजूद कैटेगरीज है, मौजूद हैं, categories और पहले कह से रहे हैं मौजूद है। कैटेगरीज ठीक, मौजूद हैं, उनको बिल्कुल अब मजीद माइन्यूटली देखा जाएगा, हर थाने लेवल पे ये चीज़ें एक दफ़ा फिर चेक की जाएंगी, और जब रिपोर्ट्स मुकम्मल हो जाएंगी और 30 अक्टूबर के बाद इस पर बाकायदा तौर पर कार्रवाइयों का आगाज़ हो जाएगा। IG पंजाब ने कल भी मुझे बताया है कि जो बंदे हम फॉरेन एक्ट के तहत आएंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा, जिनके पास इलीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे, यानी जाली यहाँ से बनवाए हैं, नादरा का कार्ड बनवाया है या कुछ भी, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। तो जो पहले वाली कैटेगरी है UN वाली, उनके खिलाफ तो अभी कुछ नहीं हो सकता, चूंकि वो तो एज पर लॉ यहाँ पे आपकी तो पुलिस ऑफिसर से बातचीत भी, जो जिम्मेदारान है क्या कह रहे हैं, 1 नवंबर तक की जो डेडलाइन है उस पर को किस तरीके से अमल दरामद नहीं, वो बड़ी अमल दरामद तेज़ी करवाएंगे? से इस पे काम जारी है, चूंकि बड़ा वाजे कह दिया गवर्नमेंट ने भी, और सारे जो फोरम्स हैं उन्होंने कहा है कि इस पे एक्शन होगा और हर सूरत में ये इनखला होगा, चूंकि हर जगह पे जो क्रिमिनल्स हैं, आप देखें ना, आपके शहर में कुछ आबादियाँ हैं जहाँ पे अफगानी हैं, वहाँ पे आप जा ही नहीं सकते, और फिर वो यहाँ पे वारदात करते हैं,
यहाँ पे लोगों को मारते हैं और बिल्कुल खामोशी से वो निकल जाते हम हैं सबकी बात नहीं कर रहे, हम नहीं, सबकी बिल्कुल, बात हाँ, तो हाँ, बिल्कुल जो कुछ इस तरह के शरपसंद अनासर कभी होते भी हैं। सबकी बात हाँ, तो कभी नहीं भी कभी सबकी- वो तो हो ही नहीं। बल्कि ये जो अफगानी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं मुख्तलिफ इलाका जात में, इनमें से बताया जाता है कि 541 तो ऐसे हैं कि जो वहाँ की जेलों से रिहा होकर यहाँ पाकिस्तान बिल्कुल में यहाँ पे आके बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो दहशतगर्दी का अब हिस्सा बन इनकी गए हैं। अब इनकी बकायदा पंजाब हुकूमत ने तो बकायदा तौर पर इसकी जो है वो ट्रैकिंग जो है वो शुरू कर tracking- दी है। tracking- 541 जावेद फारूकी साहब, अगर हम इस सारे फिगर को देखें, वो जो उनकी जेलों से रह के आ रहे हैं, ये तो सिर्फ ये फिगर आया है अभी तक यहाँ तक का, लेकिन कितने लोग होंगे, जिस तरह साई साहब बता रहे हैं, आईजी पंजाबी मेरा ख्याल है कि इस चीज़ की पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि ये क्रिमिनल्स जो थे जिन्हें जेलों से निकाल कर यहाँ लाकर आबाद किया गया, ये आखिर इनको लाया कौन ये बड़ा और इंपॉर्टेंट इसका मकसद क्या था। मैं आपको मतलब ये है कि बड़े वसूख से ये एक बात कह रहा हूँ कि ये इसमें बहुत बड़ी तादाद एक ऐसी थी कि जिनको बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत लाया गया, प्लानिंग के और तहत, आपका मतलब है बिल्कुल, कहने। और उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स भी थे, और इन लोगों को अपनी एक पॉलिटिकल सपोर्ट बनाने के लिए भी इस्तेमाल करना जो है बिल्कुल ये उनके जहन में था। और अब भी अब पिछली जो एक हुकूमत हमारी जो गुजरी है उसकी तरफ से तो इस बात का कई बार इतराफ़ भी हुआ कि इतने लोगों को जो है वो लाकर आबाद किया गया, जवाज़ क्या फराहम किया गया। देखें जनाब, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना है। भाई मेन स्ट्रीम में क्रिमिनल्स को इस तरह से नहीं लाया जाता। सही। जब लाया जाता है तो उसका भी एक तरीक़ेकार है, और फिर वो भी या तो आपके अपने लोग हों तो आप उनकी बात करें, लेकिन जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक ही कोई नहीं है आप उनको लाकर पाकिस्तान की धरती के ऊपर, पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर आबाद कर रहे हैं। आग से खेलने वाली बात है ये। जिनको अपने मुल्क कबूल नहीं करते हम उन्हें लाकर यहाँ पर आबाद कर लें। हम ये तो सिलसिला- मेहमानबाजी बिल्कुल जी हाँ, मेहमान ये नवाजी नहीं, ये हमने- मेहमान नवाजी मुसलमान नहीं की करनी है, जो है, ये सजाई मेहमान आता नवाजी है। नहीं है, ये सही सर? ये अजीबोगरीब एजेंडे हैं। ये मेरा ख्याल है कि अब ये सिलसिला बंद हो जाना चाहिए, और बंद हो गया है। इसी पर ही हमारे आर्मी चीफ ने ये बात कही है ना, ये बयान दिया है कि जो पाकिस्तानी शहरी हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, उनका जो है उनका मफाद जो है सबसे पहले। अब वो सबसे पहले है, उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है और बिल्कुल अब ये- वो भी ये- सबसे पहले है। और इसी वजह से जो नेशनल एक्शन प्लान की जो एपेक्स कमेटी का जी, आज जी। जो इजलास हुआ है, इस इजलास में बड़े जो सख्त फैसले किए गए हैं, सही। और ख़ास तौर पर ये जो गैर कानूनी तौर पर तारकिन वतन और गैर कानूनी जो अफगानी हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त रिहाइश पजीर हैं, जो रह रहे जी। हैं, उनको जो है वो डेडलाइन दी गई है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जावेद फारूकी सर। साबिक वज़ीर आज़म सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कल तूफ़ानी दौरे किए। कल सबसे पहले वो लिदड़ चौधरी नवाज़ के डेरे पर आए, उसके साथ साथ फिर वो गजू मता मलिक खालिद फारूक खोखर के डेरे पर पांडो की, और इसी तरीके से काना समेत मुख्तलिफ इलाकों में गए। उनके साथ अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ जगहों पर वो दौरा था, तो रिसेप्शन दी गई बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में जो है वो मुस्लिम लीग के कारकुनान ने जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ का वहाँ पर इस्तकबाल भी किया। मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो है वो उन्होंने बताया, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद भी था, तो देखा कि जिस तरह कारकुनान एक मियाँ नवाज शरीफ की एक वापसी के हवाले से जो वो पहले प्लानिंग की जा रही है, और शहबाज शरीफ ने बड़ा ही वाज़िया किया कि मियाँ नवाज शरीफ आएंगे तो मुल्क में जो है वो तरक्की का सफ़र जो है वो दोबारा शुरू होगा। 2013 में जो 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी, दहशतगर्दी होती थी, उसको ख़त्म किया। कल एक तूफ़ानी दौरे शहबाज शरीफ के, जो शहबाज शरीफ क्योंकि उन्होंने अपने वो 16 माह का भी जिक्र किया कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, तो एक वो जो शहबाज शरीफ का एक इमेज है, आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो कहते हैं वो दिखाई देता है कि वो काम हो भी जाता है। और फिर जिस तरीके से वो अपने भाई के लिए निकले हैं और बड़ा वाज़िया कर दिया कि 21 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान जो है वो वहाँ पर मीनार पाकिस्तान पहुंचे अपने क्योंकि उनका हल्का इंतखाब था, और जितनी बेहतरीन अंदाज में जो रिसेप्शन दिया गया हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ मकामात पर, जो जिस तरीके से जोश जज्बा एक मूव दिखाई दी गई, शहबाज शरीफ के कल के दौरे ने एक जो मोमेंटम है वो बना दिया। और वो जिस तरीके से उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ इंतकाम के लिए नहीं बल्कि अवाम की खिदमत के लिए आ रहे हैं, और ट्रैक रिकॉर्ड के हवाले से उन्होंने बात की कि जब हम मुस्लिम लीग नून का दौरे हुकूमत देखते हैं तो लोड शेडिंग का खात्मा हो, दहशतगर्दी का खात्मा वो नज़र भी आता है, तो कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, इंतखाबात का अब ऐलान हो चुका है, और इंतखाबात के लिए ज़रूरत है इस वक्त। अब मुस्लिम लीग नून को भी ज़रूरत है कि वो अवामी सतह पर जो है उसको एक्टिव किया जाए, कारकुनों को बाहर निकाला जाए और एक माहौल बनाया जाए।
अच्छा, शहबाज शरीफ, उस हवाले से मैं उनका किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट समझता हूँ। वो एक बड़े प्रेगमेटिक अप्रोच रखने वाले लीडर हैं। यही वजह है कि आप ये देखेंगे पिछले 2-3 साल के अंदर जो एक नई जो अप्रोच पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आई है, वो मोरलेस वही लेकर है चलने की जो सियासत। शहबाज शरीफ जो बात करते हैं। मसलन शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि इस वक्त आम आदमी का मसला कोई जज्बाती नारे लगाना या कोई बहुत बड़ी भड़कबाजी करना नहीं है, सही। और वो ऐसा करते भी नहीं है। पाकिस्तान के अवाम का बुनियादी मसला ये है कि उनके मुआशी हालात कैसे ठीक हो, मुल्क मुआशी तौर पर कैसे दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो, ये बात करते हैं शहबाज सही। शरीफ। और कल भी जो जहाँ पर भी वो गए हैं, वहाँ जाकर उन्होंने बात ही ये की है कि हमने इस मुल्क की मईशत को ठीक करना है। और मुस्लिम लीग नून का वो एक चेहरा जो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो है उसको बेहतर करने के हवाले से उसके अंदर जितना कंट्रीब्यूट किया है मुस्लिम लीग नून ने, वो इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। और ये बात तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर जो जितने भी तरक्की बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, तरक्याती काम हैं, और ख़ास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए वो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए हैं। तो ये तमाम क्रेडिट वो ले रहे हैं और जाकर लोगों को बता रहे हैं, और नवाज शरीफ के मियां और नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए। और दावत भी दे लोगों रहे को, हैं इनफैक्ट लोगों को ये एक नुकता है जिस वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी लीडरशिप है जो आके मुल्क की मईशत को बेहतर कर सकती है। बिल्कुल। और इसके लिए मियां नवाज शरीफ को लिए वो अपना एक राह हमवार कर रहे हैं, एक फिजा बना रहे हैं। और उसके बुनियादी एक ये भी है कि वो जब आए तो एक ऐसा एक अच्छा मुतासर कुन इस्तकबाल हो। लेकिन फरूकी साहब, आपने देखा उमर साहब के जब से नवाज शरीफ साहब की मुल्क वापसी का फैसला हुआ है, तो उसके बाद जो मरियम नवाज साहबा ने भी कैंपेन चलाई हुई है, वो भी कर रही है, और बाकी लीडरशिप भी कर रही है। लेकिन कल से जब से साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सदर बड़े तूफानी शहबाज शरीफ साहब जिस तरह कल मैदान में उतरे हैं, उससे जो है वो जो नवाज शरीफ साहब की वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों में है, उसमें एक जोश जो है आप वो भी एक भरपूर तरीके से एक लफ्ज कहना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो, कि देखिए कि नून लीग पंजाब की, पाकिस्तान की बड़ी जमात है, और लाहौर जो है वो नून लीग का गढ़ है। और देखिए यहाँ पर एक जो माजी में मनारे पाकिस्तान जलसा करने की जो रवायत थी वो अब नून लीग कर रही है। बिल्कुल उसी पे मैं साई साहब आप क्या कहेंगे, वो भी चैलेंज समझकर यहाँ बड़ा जलसा। साई साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं सियासी सरगर्मियां दोबारा से जो है वो शुरू हो गई? उमर भाई देखें, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है तो एक फिजा तो बनती जा रही है, और नून लीग के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका टेम्पो इस तरह बनाएं कि आपने देखा पिछली गवर्नमेंट थी उसमें 3.5 साल जो कुछ हुआ और उसमें जो चीज़ें ख़राब हुई, उसके बाद फिर जब हमजा साहब का सेटअप आया तो वो जो ज़िमनी इलेक्शन में एक जो अपसेट था कि 15 सीट्स जो थी वो पीटीआई जीती और 5 नून लीग जीती। अब इस चीज़ को टैकल करने के लिए ज़रूरी है कि बहुत अच्छी फ़िज़ा बनाई जाए। और ख़ुद जो मियाँ शहबाज शरीफ कल जिस तरह वो निकले हैं, तो मैं कल भी यही बात कर रहा था कि अब चीज़ें जो है वो वाज़ेह हो गई, चूँकि मियाँ शहबाज शरीफ का निकलना इस बात की आपको वो पेश खेमा है, तरीके से जोश व जज्बा पेश खेमा है कि अब इलेक्शन जो है वो इस्तकबाल इलेक्शन की ये कैंपेन करेंगे और मियाँ नवाज शरीफ को वेलकम करेंगे, और मियाँ नवाज शरीफ के आने के बाद ये चीज़ें जो हैं वो आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगी। शहबाज शरीफ ने जिस तरह 1.5 साल पूरा एक प्रेशर में काम किया, मुख्तलिफ यहाँ पे इन हाउस चैलेंजेस थे, बैरूनी चैलेंजेस थे, डिफ़ॉल्ट का खदशा था, और यहाँ पे बहुत सारे मसाइल थे। और वो जो दावे किए गए थे पिछली गवर्नमेंट की जानब से, पीटीआई की गवर्नमेंट थी कि हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाएंगे, एजुकेशन सेक्टर को बेहतर बनाएंगे, मुल्क के मुआशी हालात बेहतर बनाएंगे, वो तो दिन ब दिन बिगड़ते ही गए। और फिर जो 9 मई का सानहा हुआ उसने तो इनका चीज़ें एक्सपोज करके रख दी। मैं परसों तरसों कुछ पढ़ रहा था कि KPK में एक भी जो स्टूडेंट नहीं है PID का। अच्छा, तो ये दावे करते थे कि हम इस मुल्क को बहुत आगे ले जाएंगे, एजुकेशन जो है बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। मेरा ख्याल इन्होंने पता नहीं को कब करना था या कौन सा एजेंडा था, तवील अरसे दहाई से। तो मसला ये है कि आपके बातों के बजाय आपके काम नजर आते हैं, आपके काम बोलते हैं। ये देखिए, बात कर रहे हैं साई साहब, वो चेयरमैन PTI ने ये भी दावा किया था कि अगर मैंने कर्जा लिया तो खुदकुशी कर लूंगा। तो 1 करोड़ नौकरियां, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर वो पता नहीं कहाँ बनाए हैं, वो खला में कहीं बने हैं, और लोगों की जहन साजी इस तरह की कि वो 9 मई का सानहा हो गया और ये बड़ा अफसोसनाक अपनी ही जो अस्करी अमलाक है उन पर हमला किया
और वहाँ पे ऐसे लग रहा था उस वक्त तो जैसे कोई इनकलाब लेके आ रहे हैं, और किस तरह का कल इनकलाब है वो आपने भी आप समझ ही से के बाहर है। इलाके उस्मान डार की जो प्रेस हाँ जी। कॉन्फ्रेंस आपने अगर बातचीत सुनी हो तो वो क्या थी? वो उन्होंने कहा कि प्लानिंग के तो साथ ये है। प्लानिंग के साथ, ये तो मेरा ख्याल, ये मैंने खबर दी थी कोई आई से, जब ये 9 मई का वाक़या हुआ है उससे कुछ दिन बाद मैं पुलिस अफसरान के पास बैठा था, तो वो सारी इनके चीज़ें जो बंदे पकड़े गए थे उनके व्हाट्सएप ग्रुप चेक हो रहे थे, तो उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा था कि फ़लाँ बंदे की ये ड्यूटी है, फ़लाँ बंदे ने इस दिन ये करना है, आपने तो फ़लाँ 400 ग्रुप्स हाँ बताए जी थे। फ़लाँ जगह पहुंचना है। तो ये सारी प्लानिंग थी, और ये प्लानिंग थी कि यास्मीन राशिद ने लिबर्टी में पहुंचना है, वहाँ से लेके आपने जिनाह हाउस तक जाना है और वहाँ पे जाके क्या करना है, ये सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई सही साहब थी। सिर्फ जिनाह हाउस का की हद तक ही नहीं, पूरे मुल्क के पूरा मुल्क में 200 असास मकामात पर जो है किस तरह अटैक मनसूबाबंदी करना है। थी। तो नहीं ये- वो देखें, उस्मान डार का आप इंटरव्यू देखें ना, तो उसके अंदर वो जूं बोलते जाते हैं ना, आपके सामने एक मंजर जो है वो क्लियर बड़ा होता जाता clear है। होता जाता है। और ये मैं इसलिए क्लियर कह रहा हूँ कि होता जाता है क्योंकि हमने ये चीज़ें देखी हुई हैं। सही। पीटीआई के अंदर वो जिस किस्म की लैंग्वेज और जो अप्रोच पाई जाती अदम थी, बर्दाश्त और बदतमीजी और जो- जहाँ पर उनका ये लेवल चला गया था, उसमें ये तो अक्सर ये मज़ाहिर इस साई किस्म के साहब एक देखने में बात आते कहते हैं, थे। मुझे वो बात बड़ी लगती है, अगर साई साहब भी कहें तो बेहतर लगेगा। वो क्या एक हर फैमिली वाली जो आप बात करते हैं। और मेरा कज़न है तो वो कहता है कि उसका बेटा बड़ा उनका है कारकुन तगड़ा, तो वो हमेशा हमें कहता है कि यार पीटीआई ने और तो कोई दिया है कि नहीं दिया, हर घर में एक बदतमीज़ बच्चा ज़रूर दिया है जो अपने वालिदैन की बात नहीं सुनता। तो ये ऐसा ही है, आप देख लें हर जगह पे वो बच्चे जो हैं वो किस तरह वालिदैन की बात नहीं सुन अदम रहे, बर्दाश्त। अदम बर्दाश्त अच्छा है। नहीं, ये देखिए इसमें सबसे बड़ा जो है ना वो टॉप लीडरशिप का कसूर होता है। वो ये है कि अगर आपकी पार्टी है और उसके अंदर जब एक खास मौका आता है ना, उसके बाद फिर ओपिनियन ली जाती है, और वाज़ेह तौर पर दो चीज़ें होती हैं। अब वो लीडर है जिसने फैसला करना है कि कौन सी ओपिनियन जो है उसको माना जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप तसादम वाले लोगों को की पजीराई करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे, तो पार्टी भी उधर चली जाएगी। और बहुत से लोग ये चीखते रहे, उन्हें ये अपील करते रहे कि आप ये तसादम की तरफ ना जाएं, ये सुलह के साथ चलें और मुज़ाकरात करें, इलेक्शन की तरफ जाएं। वो उन लोगों को डिस्करेज किया जाता था। बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम खत्म हो रहा है। खालिद क़य्यूम साहब, आपका आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद फारूकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया अली मुस्लिम साई साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, इस सेगमेंट के लिए बस इतना ही, लेकिन वक्त हो रहा है सिर्फ ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो फिर वर्ल्ड कप पर बात करेंगे। दुनियाए क्रिकेट के चमकते सितारे, एक से बढ़कर एक, चैंपियंस बनने के लिए सर तोड़ बाजी लगाने के लिए तैयार। मुकाबला होगा धमाकेदार, विकेटें गिरेंगी, छक्के लगेंगे, चौकों की होगी भरमार। आखिर कौन बनेगा दुनियाई क्रिकेट का सुल्तान? आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, October 5th until November 19th, live on PTV Sports. गेम ऑन है। बचत अपनाएं, मईशत बचाएं। तवानाई की बचत का अहद करें, मुल्क की तरक्की में हाथ बटाएं। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए जिद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में कश्मीरी अवाम से इस्तिस्वाब राय का वादा किया गया है। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को कुचलने के लिए
भारतीय अफवाज इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रही हैं। कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को कुचलने के लिए मोदी हुकूमत जुल्म जबर का हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। तमाम तर भारतीय मजालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखने के लिए पुरज़्म हैं। वेलकम बैक। वर्ल्ड कप का आगाज़ हो रहा है आज से। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान अहमदाबाद में आज क्रिकेट मैच खेला जाएगा, जबकि पाकिस्तान कल अपना हॉलैंड के खिलाफ मैच खेलने जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट, बहुत ही मोहतरम और बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं जब हम क्रिकेट की करते हैं, राजा असद अली साहब। राजा साहब वेलकम सबसे पहले तो आपको। शुक्रिया उमर, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, ऑलवेज। राजा साहब, आज से वर्ल्ड कप का आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान की वार्म अप मैचेस की परफॉर्मेंस भी आपके सामने है, कैसे देख रहे हैं? कल तो चले हमारा हॉलैंड से, लेकिन असल मैच जिस पे पूरी दुनिया की नजरें हैं, मैं स्टार्ट से ही उस पर जा रहा हूँ, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। हमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की उतनी हाइप क्रिएट करनी चाहिए जितनी वो डिजर्व करता, क्योंकि रिसेंटली जो हमारी परफॉर्मेंस रही है अगेंस्ट इंडियंस, उसमें देयर वर फ्यू क्वेश्चन मार्क। होपफुली हमारे कप्तान, जिनका एज ए कैप्टन और एज ए पर्सन रिकॉर्ड बुरा नहीं है, 90 किया बाबर आजम 90 जी, वो रिटायर्ड आउट हो गए, रिटायर्ड हो गए। ये जो एक होता है ना प्रैक्टिस मैच जिसे आप कह रहे हैं, वो उसी वो जीत और हार के उसमें सेकेंडरी हैसियत होती है। ठीक, आपने ट्यून अप होता है, तुम जाके बॉलिंग कर लो, तुम जाके बैटिंग कर लो, ऐसे होता है। सही। लेकिन करना ये चाहिए था जो नहीं किया बाबर आजम ने, कि हमें अपनी मेन स्ट्रीम जो हमारे 11 थे उनको खिलाना चाहिए था। ये बड़ा जरूरी है कि उनको एक्सपोजर देते, एक्लेमेटाइज करते, निक में आ जाते। कई प्लेयर्स तो पहली दफा इंडिया में खेल रहे हैं मोस्टली। अब इसमें यह है कि जो इंडिया है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि उसमें बड़ी डाइवर्सिटी है और इट्स अ कॉन्टिनेंट, ट्रैवलिंग बड़ी है, लेकिन ये कन्वर्ज कर दिया उन्होंने। 4-5 वेन्यूज़ हैं जहाँ पर ये मैचेस सारे होंगे। जैसे ईस्ट पंजाब में, वहाँ पर कोई क्रिकेट नहीं रखी गई। और दूसरा ये जो मोदी स्टेडियम है जहाँ पे पाकिस्तान का टकराव होगा इंडिया से 14 तारीख को जी, वो भी एक तो उनका ये है कि 1,30,000 होंगे, मोस्टली प्रो इंडियंस होंगे। और मुझे नहीं पता, क्योंकि वो जो जगह है गांधीनगर जहाँ पर ये स्टेडियम है, वो जयशाह के वालिद जो कि वहाँ के होम मिनिस्टर हैं, उनका हल्का है। सही। तो वो एक ज़ाहिर के पार्टीजन क्राउड तो होगा, वो नारे भी लगाएंगे और प्रो, ये दुनिया में हर जगह होता है। बट आई टेल यू, अब ये चीज़ें बड़ी जो क्राउड का प्रेशर है ना, वो होता है अपनी होम, लेकिन प्रेशर अगेंस्ट भी चला जाता है, अगेंस्ट भी चला जाता है। आप जब विकेट स्टार्टेड टम्बलिंग डाउन, और कुछ पता नहीं कि हमारे जो फास्ट बॉलर हैं जो कि अभी कम चल रहे हैं, वो रन थ्रू कर जाएं, और फिर एक प्रेशर होता है। ये जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आप जानते हैं, इंडियंस उन वहाँ तो क्रिकेट, मैंने वास्टली ट्रेवल किया, वहाँ पर तो इतनी क्रिकेट की पूजा की जाती है, और वो खिलाड़ियों को, जैसे तेंदुलकर को भगवान कहते हैं, तो वहाँ पर तो और ही सिलसिला है क्रिकेट के हवाले से। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, यहाँ पर बड़ी फॉलोइंग है पाकिस्तान में, लेकिन ये इतने फ्रस्ट्रेट नहीं होते। शायद मुश्किलें इतनी पड़ी कि आशा हो गई, आपने एशिया कप में देख लिया जो कुछ हुआ हमारे साथ। तो इसमें यह है कि हमें टीम को बैकअप करना चाहिए, टीम को सपोर्ट करना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, नेक शगुन होता है अच्छी बात भी करना। तभी बाबर आजम के 90 रन से बात कर रहा। देखें जी, ही इज अ क्लास हिमसेल्फ, उसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, एक बात जो मैं बीच में दरमियान में बड़े हाई टाइम पे करना चाहूंगा सर, वो हेडन की इस्लाम और पाकिस्तान टीम के हवाले से एक लंबी तारीफ का ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द कमेंट्री उसका जिक्र किया उन्होंने। सही। और मैं हैरान था कि इंडिया की सरजमीन पर, जहाँ पे मोदी सरकार की एंटी मुस्लिम एक जंग जारी है, हर तरह उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें सतम कर रहे हैं, वहाँ पर हेडन ने इस्लाम के हवाले से हमारी टीम के लड़कों का जो डिसिप्लिन है, जो नज़्म रज़क है, उसकी बड़ी तारीफ की एट लेंथ। और जो एयर पीस था, मुझे नहीं पता वो इंडियन डायरेक्टर था या कोई और था, इंटरप्ट भी नहीं किया, और वो इंटरप्ट होने भी नहीं देते। आई टेल यू, ऐसे लोग हैं, दे आर मैन ऑफ इंटेग्रिटी। अच्छा, बाल वो बड़ी खुशाइन बात है, जो आप इसको किसी और जगह भी इस पर डिस्कस कर सकते हैं, और इसकी वीडियो क्लिप दिखानी चाहिए सब लोगों को। रहा सवाल इस इवेंट का, ये बड़ा, इसके ड्रॉज बड़े शानदार हैं। हर टीम के खिलाफ खेलेगी। जैसे पाकिस्तान को
एक इब्तदाई तौर पर हम ये कह लें कि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हॉलैंड इन पर एज है। सही। लेकिन इसके फिर बाद आपको फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, हाँ, इन टीमों को, इनमें से 3-4 को मिनिमम हराना होगा टू क्वालिफाई फॉर द 4। अब ये स्टार्ट कैसा होता है? हॉलैंड का अगर हम जिक्र करें या इसके बाद न्यूजीलैंड का, श्रीलंका का जिक्र करें, फिर इंडिया का जिक्र करें, तो हॉलैंड में तो सदियों से क्रिकेट हो रही है। और डिलीट वगैरह जिनके जो कप्तान है, स्काउट जो हैं, उनको मुद्दों से देख रहे हैं, उनके अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं उनके क्रेडिट पर। फिर उन्होंने क्वालिफाई किया है, फिर वेस्ट इंडीज को उन्होंने रिसेंटली शिकस्त दी। वो उनके प्लेयर्स हैं, वो बड़े एक्टिव हैं, वो मतलब क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं और उन्होंने क्वालिफाई किया। वेस्ट इंडीज देखे आउट हुई, वेस्ट इंडीज को उन्होंने उस क्वालिफायर में हराया। गो कि वो एक जो 1 रन ओवर था उसमें ये फैसला हुआ, टाई मैच हुआ था। लेकिन फिर भी आप अपने जितने भी हमने वर्ल्ड कप है ना, जितने भी खेले हैं, उसमें शायकीन क्रिकेट ने बड़ा लुत्फ उठाया। सही। हम ऊपर तक गए हैं। 75 से शुरू हो जाएं, 99 की मिसाल ले लें, वो कुछ हमें ये चीजें मान जानी चाहिए कि इसमें कोई शक नहीं कि वी आर द मोस्ट टैलेंटेड नेशन। लेकिन कुछ ऐसे इशू हैं जिनका बराह रास्त क्रिकेट स्किल से ताल्लुक नहीं है, वो रीजन बन जाते हैं पाकिस्तान की जीत और हार के हवाले से। सही। अब जहां तक इस इवेंट का ताल्लुक है, आई टेल यू कि हमारी जो फॉलोइंग है, गो के वीजा इश्यूज लेट हुई, कुछ ऐसी वैसी बात हुई, लेकिन बाय ऑल मीन, बाय ऑल सेड एंड डन, अब पाकिस्तान की टीम वहां पर है। मुझे लग रहा है कि बाबर आजम जो हैं, अगर वो पर्सनली परफॉर्म कर गए विद द बैट, सही, उनकी एक एवरेज एज ए लीडर परफॉर्मेंस है। हमारी जो हिस्ट्री है ना क्रिकेट की, उसमें जो कामयाब कप्तान रहे हैं, वो बड़े हार्ड प्रेस करने वाले थे, वो बड़े एग्रेसिव थे, उनमें एरोगेंस भी थी। इनमें ये नहीं है। ये टीम के बारे में, जैसे कि मैथ्यू हेडन की मिसाल दी, इनमें ये जेल होकर खेलने, इत्तेफाक और इत्तेहाद बड़ा, जो कि 52 से ऑनवर्ड हमारी टीम में नहीं था जी। उस वक्त भी ये आपस में एक दूसरे के साथ कुछ मुखासमत रहती थी। लेकिन ये टीम आइडियल माहौल में है, कौम का माहौल अच्छा है। मेरे ख्याल में हम जैसे जो भी, और आप जैसे कौम बैकअप पे, और हम जब बात करते हैं, आप बाबर आजम की बात करें, दीगर प्लेयर्स की भी अगर हम बात करें, इफ्तिखार है बॉलिंग अटैक पर, क्योंकि बॉलिंग हमेशा से ही, राज साहब आपको पता है कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो बॉलिंग होती है। शाहीन शाह अफरीदी है और इसी तरीके से जो दीगर बॉलर्स हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इंडियन सॉइल पे परफॉर्म कैसा करेंगे? 350 स्कोर भी ऑस्ट्रेलिया ने किया था, वो अगरचे वो वार्म अप मैच था। आप जो ना, आप जानते सब कुछ हैं सर, सवाल मेरे पे फेंक के फिर आप उसका मजा, मैं आपकी राय सर, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं सर। उमर, बात ये है कि ये 4-4 ओवरों के पहलवान हैं। अब आप पहले 4 ओवर में उनके 2 पहलवान आउट कर दें। नहीं, आप देखें, ये जो 10 ओवरों का स्पेल है, ये ऑल टुगेदर इसमें प्रेजिस्ट करना विद लाइन लेंथ एंड 140-45 वो काम रखता है। सही। अब आप ये चीज देख रहे हैं कि यू आर सिंपली नॉट गुड इनफ कि हम कहें कि धूल चिटवा दी या ये कर दिया या वो कर दिया। ये मैदान में करके दिखाना पड़ता है। मैं जब किसी का प्रोफाइल चेक करता हूं ना, किसी क्रिकेट का, तो उसका देखता हूं कि उसने फर्स्ट क्लास में कितने रन बनाए हैं, किस तरह बनाए हैं। फर्स्ट क्लास में एट स्ट्रेच आपको 10-10 ओवर करने पड़ जाते हैं, 8-8 ओवर करने पड़ जाते हैं। यहाँ पे 4 ओवर करने के बाद ये लाचार, नामुराद नजर आते हैं। इनको 10-10 ओवर वाला एक वो बॉलर बन के दिखाना होगा। ये जो क्रिकेट है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का, ये क्रिकेट की महराज है। यहां पर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाना होगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, अच्छा, अब वो जो आप जिस दिन आपने इब्तिदाई में जो प्रैक्टिस मैच का जिक्र किया, हारिस रऊफ तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाले थे महंगे थे। अगर वो ऑफिशियल मैच होता तो 90 रन दे दिए। शादाब इज आउट ऑफ टच। वो जो अब नसीम शाह, जो बड़े लीथल, बड़े एग्रेसिव, बड़े 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 फैटल किस्म के उनकी डिलीवरीज होती थी, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बैटिंग जो है उसमें वो हमारी कार्ड नहीं है जो कि एक वर्ल्ड क्लास टीम में होनी चाहिए। अगर अब मैं अब ये स्टैटिस्टिशियन नहीं बनना चाहता, मैं आपको प्रोफाइल बता देता हूं इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, इंडिया। देखें इंडिया का जो मिसाल के तौर पर उनका वो जो राइट आर्म लेग स्पिनर है, जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, जो वो भी करता है, कुलदीप, वो उसके फर्स्ट क्लास में 2 ट्रिपल सेंचुरीज हैं। वो 7वें 8वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आता है। तो ये हम इस चीज़ से खाली हैं। इसमें बड़ा ज़रूरी है कि हम एक तो विशफुल रहें, टीम के बारे में उल्टी सीधी बातें ना करें, और उम्मीद करें कि ये टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। और अगर खुदा ना खासा, देखें ये जो पीसीबी है या हमारी क्रिकेट है, ये बड़ी रिसोर्सफुल है।
अब मैं एक रेडियो पर वीकली शो करता हूँ अपने आप को ट्यून अप करने के लिए स्पोर्ट्स का। मेरी नज़र थी एशियन गेम्स में, तो वहाँ पर अजीब किस्म का बिगाड़ है, जिसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, ओलंपिक एसोसिएशन अलग-अलग टीमें भेज रहे हैं, कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत जा रहे हैं। इवन देन मैंने पीटीवी स्पोर्ट्स ने दिखाया, और वो एक जज्बा होता था कि हमारे मैचेस कम से कम लाइव आ रहे हैं, वहाँ पर वो खुद अपनी मदद आपके तहत पहुंच गए। तो स्पोर्ट्स का पुरसाने हाल कोई है नहीं है। हॉकी की खबरें आप सुन रहे हैं जो कुछ हो रहा है। अब ये इस माहौल में क्रिकेट इज द ओनली सर्वाइवल, ये वो वाहिद खेल है जिसकी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन हमारी इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें भी अगर हम खुदा ना खास्ता सब कुछ होते हुए पिछड़ रहे हैं या परफॉर्म नहीं कर रहे, रिसेंट पास में इसमें एशिया कप भी शामिल है, तो हमें अब उससे सबक हासिल करके वी शुड रीच नाउ ग्रेटर हाइट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। अच्छा डॉक्टर राजेश साहब, हमने अब बॉलिंग साइड की तो बात कर ली, बैटिंग पे भी हम सिर्फ बाबर आजम की बात करें, किससे और एक्सपेक्ट करें कि उसे परफॉर्म करना पड़े? ऑब्वियसली ओपनिंग को एक अच्छा स्टार्ट देना होगा। अगर हमने पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीतना है या पाकिस्तान ने आगे चलना है तो अच्छी ओपनिंग होनी चाहिए। उसके बाद मिडल ऑर्डर पे कि किस प्लेयर से आप एक्सपेक्ट करें कि ये अच्छे परफॉर्म करेंगे? देखें ना, एक तो क्वेश्चन मार्क है फ़खर ज़मान की फॉर्म पर, उनका अच्छा होने में, उनका वर्ल्ड क्लास होने पर भी कोई दो राय नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, फिर द क्रिटिसिज्म स्टार्टेड माउंटिंग हिम, उन पे माउंट हो रहा है। अब सऊद शकील को खिलाया जाता है या नहीं चला? अच्छा, एक कुछ तुक्के भी लगा रहे हैं मीडिया पे बैठ के लोग कि सऊद शकील को पहले खिलाया गया, उसने परफॉर्म किया, फिर प्रैक्टिस मैच में मौका नहीं दिया, अगर यहाँ पर रन कर गया तो क्यों नहीं खेलेंगे? दोस्तियाँ या ये सारी इस तरह की बातें होती हैं, जिसे हमारे मुआशरे में बदकिस्मती से ये चीज़ें एक ग्रुप की सूरत में गैंगअप हो जाना ये हैं, लेकिन इस पाई की नहीं है जिस तरीके से हम अपनी टीम को टारगेट करते हैं। हमारी जो बैटिंग लाइनअप है उसमें वो जो 52 ऑनवर्ड हमारे मसले मसाइल थे ना, वो अभी भी चल रहे हैं, कभी अर्श पे कभी फर्श पे। हमने शॉट मेकर पैदा किए हैं बिसाइड बाबर आजम, या टू एन एक्सटेंट मैं कह सकता हूँ कि इमामुल हक आजे नीचे, अब वो आगा परफॉर्म करते हैं, सऊद शकील को मौका दिया जाता है, या रिजवान को कैसे देख रहे हैं आप? बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है, लेकिन वो एक्यूम, वो एक्सपोयर, या वो पस मंजर नहीं है कि आपके कोई ओडीआई में कोई 15-20 हों, या 4-5-6 बैटर्स ऐसे बीच में हों जो हाई प्रोफाइल हों, जिनका रिकॉर्ड हो होम एंड अवे परफॉर्म करने का। फिर दूसरी काम चीज़ है कि बाबर आजम अब कप्तानों में देख ले कहाँ खड़े हैं, विलियमसन हैं, द इंडियन कैप्टन, यू नो, वो आउटस्टैंडिंग रहे हैं। सो इज अबाउट the Cummings और द इंग्लैंड कैप्टन, उनकी परफॉर्मेंस देख लें, बड़े मैचों में फाइनल जिताने के हवाले से उनकी परफॉर्मेंस देख लें। वेराज हम तो अभी बैरन हैं बिल्कुल अंडर द कैप्टन, जो 3-4 साल हो गए बाबर आजम को कि हमको बड़ा मैच जीत सके जी। अच्छा, एक और अहम बड़ा इवेंट जीत सके, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और अहम पॉइंट भी ये है कि अगर हमने वर्ल्ड कप जीतना है और उसमें आगे जाना है तो हमारी फील्डिंग को हमें जो है वो बड़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। वैसे रिसेंटली तो हमारी फील्डिंग कुछ बेहतर दिखाई दी। इसमें जो थ्रो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कॉमन सेंस प्रिवेल करना, किस एंड पे थ्रो करनी है नहीं करनी। अब क्योंकि ये एक फील्डिंग कोच साथ मुंसलिक हैं और एक हौसला अफजा हमें सूरत हाल नजर आई है, इसमें ये प्रेशर डेवलप होते हैं। हमने देखा कि ये प्रैक्टिस मैच के दौरान बड़ी इजी कैच भी ऑस्ट्रेलिया ने ड्रॉप किए जो कि सेटर थे। इसमें ड्यूरिंग दी वर्ल्ड कप भी इनको प्रैक्टिस सेशन में, क्योंकि वक्फे हैं बीच में, ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं है, सेटल डाउन होकर अपने आप को रेस्ट भी देना है और मैक्सिमम ट्राई करना है। अब जो 3 स्लिपें या 2 गलियां तो होनी नहीं है, यहाँ पर ज़ाहिर है कि पावर प्ले के हिस्से में शायद कुछ क्लोजिंग फील्डर हो, फिर पावर प्ले खत्म होगा, फिर जो लाजमी पावर प्ले है वो शुरू होगा। तो इसमें ये स्ट्रेटजी है। दूसरा, कप्तान जो है इनको खास तौर पर उस सूरत हाल में, क्योंकि ये ऑल अबाउट रन्स हैं, चौके और छक्के लगने हैं, ही शुड परमानेंटली कंसल्ट विद द बॉलर, एडवाइज टू द बॉलर कि आप इस तरह कर लें, ऐसा ना कर लें, या कम से कम बैट्समैन को दिखाने के लिए कि हम कुछ करने वाले हैं आपके खिलाफ। सही एग्रेसिव होने चाहिए। राजेश साहब, आप तो ग्राउंड्स को भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी है, क्या समझते हैं वहाँ पे जो है वो बॉलिंग होगा, एटमॉस्फेयर वहाँ पे होगा, बैटिंग हमें वहाँ पे देखना पड़ेगा किस तरीके से, या हर ग्राउंड की डिफरेंट वहाँ पे सिचुएशन होगी? मेरे ख्याल में अगर आईसीसी है या बीसीसीआई है, उनकी ये कोशिश होगी कि वो इस किस्म की विकेटें बनाएं प्लेसिड, क्योंकि ये जो टोटल सेल आउट होता है, मैं एक रेडियो ब्रॉडकास्ट में कमेंट्री करूँगा तो उसमें हर चौके छक्का स्पॉन्सर होता है, ओवर के बाद स्पॉन्सरशिप होती है, बोलने नहीं देते। अब ये ग्लोबल फिनोमेना है, जिन लोगों ने राइट्स लिए हुए हैं या जिनके फरोख्त होने हैं वो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर बाकायदा। अगर आप 11 विकेटें बना देंगे जो साइल किस्म की, तो वहाँ पे तो रन नहीं बनेंगे, तो कौन क्रिकेट ऐसी देखेगा?
अब देखें जो 50 ओवर्स का क्राउड है वो प्लान करके आता है, सैंडविच, कॉफी, टी साथ Obviously वो लेकर। पूरा पिकनिक प्लान उनका हाँ, होता है। और वो सुबह घर से चलते हैं, लाइन में लगते हैं, अंदर दाखिल होते हैं, और जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा फिर तो वहां पर एक उधम मचा होगा। जब मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि अहमदाबाद में होटल तो होटल, अस्पताल भी बुक हो गए, उनके कमरे ही बुक हो गए, जगह अपने वहां पे नहीं मिल रही। अच्छा, उसमें सर, और मैच की जो excitement जो बड़ा अभी से इंपॉर्टेंट हम- एस्पेक्ट है जी। वो आप भूल जाएंगे कि हमारे शायकीन क्रिकेट को, और कल मेरे एक जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, उनकी एक्रेडिटेशन तो हो गई, उनको अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने वीजास नहीं दिए। अब वर्ल्ड कप तो शुरू हो रहा है, तो ये सूरत हाल है। इसमें यहां पर जो विकेटों की आपने बात की है, इट दे शुड बी सपोर्टिंग, लेकिन मुझे Batting. लगता है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच होगा, इंडिया जाहिर है कि वही विकेट बनाएगा जो उन्होंने वहां पर श्रीलंका में बनाई थी, प्लेसिड फॉर कंड्यूसिव फॉर बैटिंग, और उन पे कोई ज़ाहिर घास वगैरह का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा, और वो ज़ाहिर अपनी स्किन सेव कर लेंगे कि आईसीसी ने कहा है कि आप सपोर्टिंग विकेटें बनाएं, सपोर्टिंग विकेट की वही डेफिनेशन देंगे कि इस पे रन होने चाहिए और बैट्समैन को आउट, बॉलर को आउट भी करना चाहिए। जहां तक हमारे बॉलर का ताल्लुक है, अब कंपैरिजन कर लेना अपने पेसर्स का, जी। अपने स्पिनर्स का विद द ओपोनेंट्स। स्पिनर्स पे हमने बात नहीं की, स्पिनर्स शादाब है, उसको कैसे देख रहे हैं, किस तरीके, क्योंकि हम जब वहां पर देखते हैं बाज़ औक़ात जो है वो पिच जो है वो टर्निंग भी हो जाती है। टर्निंग कसरत से होती रही है एशिया कप में, और आपने देख लिया कि वहां पे सारे स्पिनर रन थ्रू किए, बल्कि 10 के 10 स्पिनर्स ने आउट किए, वो इंडिया हो या श्रीलंका हो। तो हमारे पास सिर्फ जो हमारा मेन स्ट्रीम का एक स्पिनर है, और बाकी आपने उसको रिजर्व में रख दिया जो आपका मिस्टेक स्पिनर था। अब यहाँ पर वो आउट ऑफ टच है, आउट ऑफ फॉर्म है, फिर जाहिर है कि क्रिटिसिज्म भी माउंट हो रहा है। हमने गुज़िश्ता मैच में भी देख लिया वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेंद फेंक नहीं रहे थे। जो लेग स्पिनर है उसकी आप जानते हैं कि हर गेंद बड़ी स्पेशल होती है, फुल टॉस भी उसका बाज़-औक़ात चकमा दे जाता है बैटर को। बिल्कुल। तो इसमें वो कामयाब नहीं हो रहे। अब इसमें क्या करना होगा, हमारी टीम के साथ कोई स्पेशलिस्ट स्पिनिंग कोच नहीं है, स्पिनर्स कोच नहीं है, वो होना चाहिए था। सकलैन और मुश्ताक अहमद मौजूद हैं, या कोई किसी को इंपोर्ट कर लेते। मैं इसमें दो राय नहीं रखता कि आप किसी को बुला लेते फॉरेन कोच को, वो बताता कि आपका गेंद नहीं पड़ रहा, आप रिदम में नहीं है, आप टच में नहीं है, आप कॉन्फिडेंस में नहीं है, आपका फॉलो थ्रू ठीक नहीं है, आप गेंद को ग्रिप सही नहीं कर रहे, आपका गेंद टर्न नहीं हो रहा। इसकी बहुत से रीजंस होते हैं, वो बताए जा सकते हैं। फिर जब एक बॉलर को पता चल जाए कि मुझे बताने वाला कोई है जो मेरे साथ अखलास और मेहरबानी से बता रहा है, जैसे कि मैथ्यू हेडन ने हमारे साथ एक कंसल्टेंट के तौर पर वर्ल्ड कप में काम किया था, वो अभी तक हमारे साथ लॉयल हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि जो फर्टिनिटी इंटरनेशनल क्रिकेट की, उसमें आप फॉरेन कोचेस को गाहे गाहे बुलाया करें ताकि वो एंटरटेन हो, अपने टीवी शोज पे भी बुलाएं और उनको आप कोचिंग असाइनमेंट भी दें इन वेरियस कैपेसिटी, ताकि एक लॉयल्टी ओवरऑल, यहां पर भी पैसा है, यहां पर भी रिजर्व है, यहां पर भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे इंडिया ने किया हुआ। तो इस लेग स्पिनर के हवाले से भी या स्पिनर के हवाले से, हमारे पास ऑफ स्पिनर कोई नहीं है, लेग स्पिनर खाल खाल है, इसमें मेरे ख्याल में कोई ना कोई क्रैश प्रोग्राम होना चाहिए ऑन द टॉप। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजा असद साहब, बड़ा खूबसूरत जो है वो तज्जिया दिया वर्ल्ड कप के हवाले से। मैं नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो है वो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर डिस्कशन की गई, पाक अफगान बॉर्डर कशीदगी पर भी बात की गई, और आखिर में राजा असद अली साहब के साथ हमने बड़ी ज़बरदस्त वर्ल्ड कप के हवाले से गुफ्तगू की। मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में बड़ा टैलेंट है। बाबर आजम की बात हो, इफ्तिखार की बात हो, शादाब की भी बात हो, चाहे शाहीन शाह आफरीदी की बात हो, इंशाअल्लाह ताला परफॉर्म करेंगे। खुसूसन इंडिया के मैच में पाकिस्तान, दुआएं भी हमारी साथ हैं, पाकिस्तान वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर ही पहुंचेगा इंशाअल्लाह। मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।